नमस्कार। महाराष्ट्र चुनाव के सबसे दमदार शो इस बार किसकी सत्ता की अब शुरुआत होने जा रही है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और इस तरफ आप देखिए ये वही हाईटेक बस है जहां पर मौजूद रहेंगे तमाम सियासी दलों के सियासतदान नेता और इस तरफ आप देखिए यहां पर मौजूद है वो जनता जो सीधे सवाल पूछेगी सियासतदानों से, अलग अलग पार्टी के नेताओं से। और आपको मैं बता दूं कि आज जहां से हम इस शो की शुरुआत कर रहे हैं ये जगह है नागपुर। जी हां, विदर्भ का केंद्र जिस नागपुर को माना जाता है आज वहां से हम इस शो की शुरुआत कर रहे हैं। नागपुर जो कि अपने संतरों के उत्पादन के लिए पूरे दुनिया भर में मशहूर है। नागपुर जहां पर संघ का मुख्यालय है। नागपुर जो कि विदर्भ में आता है, वो विदर्भ जिसके बारे में यह कहा जाता है, और आप बताइए मैं सही हूं या फिर नहीं, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यहां की जनता जिस सियासी दल के साथ होती है सत्ता उसी की बनती है महाराष्ट्र में। यह बात यहां के लिए कही जाती है। तो यहां से सवाल होंगे, जवाब मिलेंगे, और किनसे जवाब होगा उनका पहले आपसे तारुफ में कराना चाहूंगा। जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में आपको सबसे पहले बता दूं। मैं स्वागत करना चाहूंगा सबसे पहले बंटी कुकड़े जी का, जो कि बीजेपी के सिटी प्रेसिडेंट है। मंच पर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा एमएलसी अभिजीत वंजारी साहब है जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर आइए। आप देखिए जोश, यहां पर आप जरा जोश देखिए कितना हाई है। और इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद है प्रशांत पवार जी जो कि सिटी प्रेसिडेंट है एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के। प्लीज तो देखिए स्वागत करिए आप प्रशांत पवार जी का। और साथ ही हमारे साथ शरद पवार गुट से मौजूद हैं प्रवीण कुंते पाटिल जी जो एनसीपी शरद पवार ग्रुप से। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके पास मैं आऊंगा और मैं आपको बता दूं कि सीधे जनता यहां पर लाइव आपसे सवाल करेगी जिसका जवाब आपको देना होगा। लेकिन सबसे पहले जो आज के बड़े मुद्दे हैं उसका मैं रुख करना चाहूंगा कि आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है। क्योंकि जो बागी हैं वो चाहे महायुति के हो या फिर महाअघाड़ी के हो, वो बागी इस वक्त सबसे बड़ा सिरदर्द, वो बागी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। और सवाल यह है कि वो बागी आखिर किस तरफ रुख करते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से जो विदर्भ में कौन आखिर मजबूत नजर आ रहा है, महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी। क्योंकि अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो यहां पर महाविकास अघाड़ी को अच्छी खासी बढ़त मिली थी। और साथ ही आईपीएस रश्मि शुक्ला पर सियासत काफी गर्मा गई। महाराष्ट्र के डीजीपी विपक्ष की तरफ से शिकायत की गई थी उनके खिलाफ, लेकिन जब उनके खिलाफ शिकायत की गई इलेक्शन कमीशन से उसके बाद उनका ट्रांसफर किया गया, उनको हटाया गया। और इसके साथ साथ जो विपक्ष की तरफ से लगातार जाति की बात को सामने रखा जा रहा है, कैसे इसकी काट महायुति की तरफ से हिंदुत्व काट को लेकर की जा रही है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे जरूरी आपके मुद्दे जो होने वाले हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और देखिए सबसे पहले जो हमारे खास मेहमान हैं उनका मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मेरा जो सवाल है वो सबसे पहले बंटी कुकड़े जी आपसे। देखिए क्योंकि अगर बात करें जो बागी है, बागी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए। मैं आपके पास आऊं लेकिन इससे पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या कहा गया है इस पर हम एक बार सुन लेते हैं उनको। आमचा पूर्ण प्रयत्न आहे, महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही एकत्रितच ही निवडणूक लढवत आहोत। त्याच्याबद्दल काय आता कोणाचंच दुमत नाहीये। सर्वांना जिथे जिथे परत एकदा सांगतो, ज्यांचे अपक्ष किंवा बंडखोर म्हणून ज्या पक्षाचे उमेदवार उभे राहिलेत त्यांना आमच्या सूचना गेल्यात। या आघाडीचा कोणाचाही काही संबंध नाही। हा निर्णय त्यांचा आहे, पूर्वीचा निर्णय त्यांचा होता। मला आनंद आहे की त्यांनी हा निर्णय घेतला आणि त्याचे एकच कारण आहे आनंद व्यक्त करण्याचं। ते सतत सांगतायत की तो आपने देखा किस तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तरफ से ये चिंता रखी गई है, ये अल्टीमेटम सामने रखा गया। वो उम्मीदवार जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें आज 3 बजे तक का वक्त दिया गया था और इसके बाद अब क्या होता हुआ नजर आ रहा है, इस पर मैं सवाल करता हूं। और जिस तरह से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इस वक्त शरद पवार गुट से प्रवीण जी मेरा सवाल आपसे ही। अभी हमने सुना
जो शरद पवार की तरफ से कहा गया, जो उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा, कितना बड़ा मुद्दा है जो बागी, कितना बड़ा सरदर्द आपके लिए होने वाले हैं, बताइए। जहां तक महाविकास आघाड़ी की बात है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, पूरे विदर्भ में किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे पार्टी की तरफ से कोई भी बागी उम्मीदवार खड़ा नहीं है। जितने भी हमारे बागी उम्मीदवार खड़े थे वो 3 बजे तक लगभग 99% विड्रॉ हो चुके हैं। ये खबर आपके पास आई है? 100%। अच्छा ठीक है, मैं बीजेपी सवाल लेता हूं, आप बताइए, क्योंकि 36 बागी हैं जो आपकी तरफ से खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी की और अजित पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस, इसमें हमारे पास कोई भी बागी भारतीय जनता पार्टी के या महायुति के खिलाफ में कोई भी बागी खड़ा नहीं हुआ है। सभी ने भाजपा को और महायुति को समर्थन दिया है और है। हम सब जीतने वाले हैं। चलिए ठीक है, यह आपकी तरफ से कहा गया, लेकिन मैं सीधे यहां पर जाना चाहूंगा। आप बताइए, इस बार क्या लग रहा है, विदर्भ में कौन भारी पड़ रहा है, महायुति या फिर महाआघाड़ी? महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि सरकार ने जो सपने दिखाई थी, सरकार उस पर पूरी तरीके से विफल हुई है। जो महंगाई बढ़ी है देश के अंदर, जो महायुति विफल है, महाविकास आघाड़ी सरकार बनने वाली है, क्योंकि मोहब्बत भाईचारे महायुति विफल बता रहे हैं, महायुती एकनाथ शिंदे विफल बता रहे हैं। त्यांच्यासोबतच काम करतो। लाडकी बहीण खूप त्यांनी हे आणलेलं योजना आणलेलं आहे। क्या बोल रहे हैं आप? गद्दार है एकनाथ शिंदे जी ने। क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि जैसा भी बंटी भैया ने बोला कि हमारी शिवसेना शिंदे गट वाली और हमारी शिवसेना उद्धव साहब वाली, पहले एक ही शिवसेना होती थी। ये भारतीय जनता पक्ष का एक राजकारण है, कटक कारस्तान है, उसके कारण ये 2 गठ बने। क्या ये मुद्दा है, क्या ये मुद्दा एकनाथ शिंदे का बीजेपी के साथ जाना, सरकार बनाना मुद्दा है इस बार विधानसभा में? देखिए, सरकार अभी बनने वाली है पूरे विदर्भ वासियों की। किसकी बनने वाली है? विदर्भ राज्य से चाहने वालों से मैं विनती करूंगा कि कोई भी कोनो पार्टी हो, वे सारी की सारी विदर्भ के मुद्दे पर बेईमान साबित हुई। आज तक के किसी ने भी विदर्भ अलग नहीं किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जो अभी चुनाव में खड़े देवेंद्र जी फडणवीस, उन्होंने कहा था कि आप हमको चुनकर दीजिए, मैं जब तक विदर्भ नहीं बनाऊंगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। उन्होंने शादी भी कर ली और बच्चे भी पैदा हो गए, मगर विदर्भ की मांग को बताइए। बंटी कुकड़े साहब, बहुत गुस्सा है बीजेपी को लेकर, वादा किया गया विधान को लेकर, पूरा नहीं हुआ। उनका जो गुस्सा है, एक मुझे विपरीत परिणाम दिखता है, लेकिन देवेंद्र जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, विदर्भ के एक सेकंड विदर्भ के लिए आंदोलन जरूर हुआ था। आप मेरी बात सुनिए, विदर्भ के लिए आंदोलन जरूर हुआ था, लेकिन विदर्भ का बैकलॉग हमने पूरा हमारी सरकार भरा है। विदर्भ नहीं होता तब तक शादी नहीं करूंगा, ऐसा देवेंद्र जी ने कहा था। शादी नहीं करूंगा करके कहा था। सही बोल रहे हैं, नहीं, झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हैं? सुन लेते हैं, बताइए क्या बोल रहे हैं। जो वादा किया पूरा हुआ विदर्भ के लिए? विदर्भ का विकास चल रहा है, विदर्भ का विकास अभी भी हो रहा है। क्या बोलना चाह रहा है? देवेंद्र जी ने ये कहा था कि जब तक के विदर्भ अलग नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगा। ये बात बिल्कुल सही है और इसकी पुष्टि तमाम मीडिया के अंदर, तमाम यूट्यूब पे मौजूद है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने नागपुर की जनता के लिए, विदर्भ की जनता के लिए जितने भी वादे किए थे, एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं करे। एक भी वादा पूरा नहीं किया देवेंद्र फडणवीस। गडकरी जी ने भी बोला था 2013 में कि आप हमको सत्ते में लाओ, आप तुमको 1.5 महीने के अंदर में विदर्भ करार कर देंगे। और इन्होंने जो फॉरेस्ट साहब ने बोला वेगड़ा विदर्भ, उसने बोला था कुंवारा रहूंगा, वेगड़ा विदर्भ जब तक नहीं होता तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। देशहित पार्टी जिंदाबाद। चलिए ठीक है, आप हाथ उठा रही है, मुद्दा क्या है? क्यों किसानों की आत्महत्या, कपास, ये तो मुद्दे, आपके लिए क्या मुद्दा है? जब हम विदर्भ वेगड़ा की बात कर रहे थे ना, तभी देवेंद्र जी ने विदर्भ वेगड़ा इसलिए बोला था क्योंकि इनमें से कोई तैयार नहीं था विदर्भ के ऊपर ध्यान देने के लिए। आज आप देखिए कि पूरा डेवलपमेंट हुआ है विदर्भ सेक्शन में, नागपुर कितना डेवलप हुआ है। इसीलिए आज देवेंद्र जी ने इतना नागपुर को और विदर्भ को डेवलप करने की कोशिश की। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हर चीज में डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहे हैं काम किया है। हमारे साथ अभिजीत बंजारी साहब, अभिजीत बंजारी जी, काम किया है ये बोल रहे हैं, भाई काम किया। कुछ लोग बोल रहे हैं काम नहीं किया देवेंद्र फडणवीस ने।
देवेंद्र फडणवीस ने कोई भी काम नहीं किया। पूरे महाराष्ट्र को बर्बाद करने का काम किया है। महाराष्ट्र के सभी उद्योग ये गुजरात में उन्होंने भेज दिए। गुजरात के सरकार के सामने, दिल्ली के सरकार के सामने ये नतमस्तक होते हैं। और यहाँ पर हमारा शो हो रहा है ना, उधर थोड़ा बैन करिए। ये मेट्रो यहाँ पर 4 साल पहले आई, जो मुझे जानकारी है। मेट्रो मनमोहन सिंह की जब सरकार थी दिल्ली में, उस समय ये मेट्रो का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था। उसके बाद में हुआ है। इन्होंने जिस प्रकार की वादा खिलाफी यहाँ के युवाओं के साथ में किया, यहाँ के महिलाओं के साथ में किया, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ में किया, ऐसी वादा खिलाफी आज तक के हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में किसी ने नहीं की थी। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो देवेंद्र फडणवीस है। यहाँ पर जिस प्रकार से क्राइम बढ़ गया है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ड्रग्स का सप्लाई बढ़ गया है, हमारे महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ में अत्याचार बढ़ गया है, इसके जिम्मेदार अगर कोई होंगे तो वो देवेंद्र फडणवीस है, श्री देवेंद्र फडणवीस है। इसलिए आने वाले चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के चुनाव हारेंगे। वादा खिलाफी हुई है क्या? तो आपके मुद्दे क्या है? महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा विफल गृह मंत्री कोई है, उस मंत्री का नाम है देवेंद्र फडणवीस। पिछले 5 साल से महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब है, लेकिन इसी नागपुर ने चलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन प्रवीण साहब, इसी नागपुर ने तो डिप्टी सीएम दिया ना। इसी नागपुर ने एक टाइम पर 2014 में सीएम दिया देवेंद्र फडणवीस के तौर पर। भारतीय जुमला पार्टी भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरोध के चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के जमाने में बेरोजगारी का रेट तुरंत बढ़ रहा है। महाराष्ट्र पूरी तरह से रास्ते पर आ चुका है। मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, आज सोयाबीन के दाम, कपास के दाम पिछले 10 साल में महाराष्ट्र के किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, एक महिला होने के नाते आप क्या सुन रही? फिर अगले हमें जो महिला है, हमारे महायुति ने बहुत कुछ किया। जब 70 साल महायुति ने बहुत कुछ किया है। 70 साल कांग्रेस की सत्ता थी तो क्या किया? कुछ नहीं किया। आज तो विकास है, हमारा विकास पूरा दिख रहा है। आज का जो हाँ, तो लोग बोल रहे भाई महायुति बना ही वो धोखा दिया गया। अजीत पवार ने धोखा दिया, एकनाथ शिंदे ने धोखा, वो ये बोल रहे हैं। आज महायुति के सरकार ने अजीत दादा के वजह से 1500 रुपए हर महीने को मिले हैं। आज लाडली बहना योजना, लड़की बहना 70 साल कांग्रेस में थी, कुछ नहीं किया। पढ़ने का लेकरू पढ़ने में नहीं रहता सर। ये बड़ा मुद्दा है, लाडली बहना योजना बड़ा मुद्दा है। एकनाथ शिंदे बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। 70 साल में क्या किया बोलते हैं? 70 साल में इतनी बड़ी पूरी एक सुई नहीं बनती थी। आज पूरे देश में इतनी बड़ी टीवी चल रही है, मोबाइल हाथ में लेके चल रहे हैं। किसकी देन है? कांग्रेस की है। कांग्रेस ने दिया करके चल रहे हैं। और लाडली बहन ने 1500 रुपए दिए। महंगाई कितनी बढ़ गई है, इसका कौन जवाब देगा? ये तेल बढ़ गया, खाने का तेल बढ़ गया, और मोदी पूरे देश में पूरे महिलाओं का ये बिगड़ गए, तो इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, यहाँ पर बहुत नारेबाजी हो रही है। बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले धोखा दिया है उद्धव ठाकरे ने, तभी जाके इसने धोखा दिया है। उद्धव ठाकरे ने क्यों दिया है? साथ में चुनाव लड़े थे, जैसे चुनाव के रिजल्ट आए, युति का सरकार तो बैठ रहा था, उद्धव ठाकरे की नीयत खराब हो गई और उन्होंने पवार के साथ जाके बैठ गए। तो धोखेबाज कौन हुआ? उद्धव ठाकरे। राइट, बोल रहा उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया। ये कारवां चल बसा है अभिजीत वंजारी के। इसमें पिछले बार हमने एक सीट विदर्भ की चुन के लाए हैं और ये अभी पूरी सीट चुन के आएगी विदर्भ से। ये ध्यान में किसके लिए चुनकर आएगी? अच्छा विकास करेंगे। इन्होंने खाली पीली जुमला दिया है। आप क्या बोलना चाहते? फिर मेहमान के पास मैं यहाँ पर इतना कहना चाहता हूँ, महायुति सरकार ने बहुत काम किया, इतना अच्छा काम किया कि हमारे महाराष्ट्र में 15 लाख ऑटो रिक्शा चालक है। 15 लाख ऑटो रिक्शा चालक पूरे महाराष्ट्र में रहते हैं और महायुति सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में 15 लाख ऑटो रिक्शा चालकों का जो 200 रुपए का परमिट था 10,500 का किया है। इतना अच्छा काम महाराष्ट्र सरकार। आप क्या बोल रहे हैं? फिर अगला मुद्दा। 2014 में नरेंद्र जी मोदी किसानों को 1.5 पट हमी भाव के मुद्दे के 1.5 पट हमी भाव देंगे फसल को, इसके लिए सत्ता में आए, लेकिन अभी भी किसानों के लिए 1.5 पट हमी भाव नहीं मिला है। किसानों को बढ़ती आत्महत्या विदर्भ में हो रही है और अभी इस पर जवाब दीजिए। मैं बीजेपी से जवाब चाहूंगा। फिर अगला मुद्दा है ये जो किसानों की आत्महत्या का मसला है, इस पर अभी बहुत गुस्सा है विदर्भ में। किसानों को हमी भाव का जो विषय है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की जब सत्ता आई,
हमने 1 रुपया में पीक का यानी फसल का बीमा बनवाया है। हमने 3,000 रुपए, 2,000 रुपए केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार और देवेंद्र जी की जब सरकार थी वो 2,000 रुपए भी किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हम डायरेक्ट खाते में देते हैं। हम कांग्रेस के जैसे चूरते नहीं है, डायरेक्ट खाते में किसानों के खातों में पैसा जाता है। अच्छा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रवीण जी आप बोलिए पहले। मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बनने वाली थी, उसके पहले हमारे किसानों का कपास का दाम था 12,000 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन का दाम था 6,000 से ऊपर। आज हमारे किसानों को 8,000 से नीचे कपास बेचना पड़ रहा है, सोयाबीन का दाम 3,500 के आसपास है। इसका मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी की नीति ये किसान विरोधी है। महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या चलिए ठीक है, बीजेपी पर आरोप लगा रहा है किसान भारतीय जनता पार्टी अगला मुद्दा, एक सेकंड, एक और मुद्दा है, मैं उस पर आ रहा हूं, प्लीज आप लोग बैठ जाइए। अगला मुद्दा है आईपीएस रश्मि शुक्ला को लेकर, क्योंकि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि वो एक पक्षपात कर रही है और उनकी जब शिकायत की गई इलेक्शन कमीशन से तो उसके बाद उनको हटाया गया है डीजीपी के तौर पर। या बताइए, मैं आपसे बीजेपी पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए ये कितना बड़ा झटका है, क्योंकि विपक्ष का आरोप था कि रश्मि शुक्ला पक्षपात कर रही हैं। विपक्ष का जो आरोप है वो एकदम गलत आरोप है। हाँ। कोई भी ऑफिसर पर लेकिन फैसला चुनाव आयोग ने लिया, फैसला चुनाव आयोग ने लिया। ये कल चलकर इनके अधिकारियों की कंप्लेंट नहीं करेंगे। ये अच्छे प्रामाणिक अधिकारियों की तकरार विपक्ष करता है और इसलिए करता है कि हमको मदद होती है, किसी को मदद होती है, ऐसा कोई विषय नहीं है। ऐसा है, ये जो रश्मि शुक्ला जी की ट्रांसफर हुई है ना, ये महाविकास आघाड़ी को मालूम हो गया कि हम हारने वाले हैं। तो अब कोई तो भी तो मुद्दा होना के लिए बोलने के लिए। अबे लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स पर हो रहा है। एक बात सुनिए, इलेक्शन कमीशन के आदेश पर हो रहा है। बिल्कुल नहीं, गलत है। इलेक्शन कमीशन ने 3 आईपीएस अधिकारियों की एक पैनल बनाया है और वो पैनल में से अभी एक को चुना जाएगा। तो गलत क्या है? गलत क्या है? आघाड़ी का जो आरोप था पक्षपात का, कोई पक्षपात नहीं है। देखिए ऐसा है, जब आदमी हार स्वीकारता है, ये रश्मि शुक्ला की जब नागपुर में पोस्टिंग थी, उनकी पृष्ठभूमि देखिए, ये वही रश्मि शुक्ला है जो महाविकास आघाड़ी के नेताओं की फोन टैपिंग में लिप्त थी और इनकी और उनकी साठगांठ है। एकदम किसकी साठगांठ है? किस रश्मि शुक्ला और भारतीय जनता पार्टी के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रश्मि शुक्ला सरकार के इशारे पर काम कर रही है। नागपुर शहर क्राइम कैपिटल बन चुका है। गृह मंत्री जो नागपुर शहर से आते हैं, आज देख लीजिए भाजपा के नेता मुन्ना यादव, जिनके बच्चे और वो यहाँ गुंडागर्दी करते हैं, उन पे एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं फिर पीछे जाऊं। देखिए, ये महाराष्ट्र में पुलिस प्रशासन कैसा न्यूज है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास में जो तोड़ मरोड़ होगी, आचार संहिता का भंग होने के बावजूद जो उम्मीदवार वहां पर किन्हीं नामांकन उनका रद्द हो। पीछे भी जा रहा हूं, एक सेकेंड। ये जो रश्मि शुक्ला जिन्हें हटाया गया, आप जानते हैं इस बारे में? क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगे पक्षपात को लेकर, कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। मैं बस एक ही चीज जानता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने आज तक के कुछ दिया नहीं है, बस लूटा है और पप्पू चोर है। एक सेकेंड, थोड़ा संयमित होकर प्लीज, थोड़ा सा संयमित होकर बोलिए। रश्मि शुक्ला के मामले पर बोलिए, जवाब लेना। सर, संविधान के विषय पर प्रवीण जी, हमारे कुंटेन जी ने कहा है कि भाजपा ये एक मिनट सुन लेते हैं। प्रवीण कुंटे जी ने कहा है कि भाजपा ये संविधान विरोधी है। मैं प्रवीण कुंटे जी से मेरा सवाल है कि जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारा देश का संविधान लिखा, उस व्यक्ति को 2 बार हराने वाले ये कांग्रेस के चोर है। और सुनिए नहीं, ऐसे अपशब्द नहीं, किसी को लेकर ऐसे अपशब्द नहीं। ये भाजपा के लोग संविधान विरोधी कैसे, मैं बताता हूँ। ये संविधान चौक में बाबा साहब के पुतले के पास में आकर बाबा साहब के मूर्ति को जय भीम बोलने के बजाय राम राम के नारे लगाते थे।
ये संविधान विरोधी है और यही संविधान विरोधी के। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, जवाब लेंगे फिर अगले मुद्दे पर। मैं ये कहना चाहता हूँ लक्ष्मी शुक्ला के बारे में जिस तरीके से अभी बातें कर रहे हैं, इनको नियुक्त करने वाला कौन था? उद्धव ठाकरे साहब ही थे। फिर इसके बाद में ये अभी आरोप महाविकास अघाड़ी लगा रहे हैं, या बोल रहे हैं जी। अच्छा तो जवाब ले लेते हैं ना, जवाब दीजिए प्रवीण जी, जवाब दीजिए। बोल रहे भाई नियुक्त करने वाले आप और अब आरोप लगाने वाले आप, जवाब दीजिए। रश्मि शुक्ला के बारे में पूछ रहे, तो संजय पांडे का क्या हुआ? किसने अभी उसको उम्मीदवारी दिया? वो चोर चलेंगे आपको। हाँ, और आप रश्मि शुक्ला के ऊपर में जो अभी ये बाकी के लोग महाविकास आघाड़ी वाले बोल रहे, क्योंकि इनको ये मालूम हो गया है आने वाले 23 तारीख को महायुति की सरकार बन रही है और इसलिए आज जवाब दीजिए प्रवीण जी। फिर आरोप बोल रहे भाई एक डर है, इसलिए रश्मि शुक्ला पर आरोप लगाया। पूरा महाराष्ट्र जानता है कि रश्मि शुक्ला किसके इशारे पर पिछले 5 साल वंजारी साहब एक सेकंड सुन लेते हैं, आपके साथ ही हम लोग। वंजारी साहब एक सेकंड, इन्होंने बोला कि हार का डर है, हार का डर है, इसलिए रश्मि शुक्ला को लेकर यह आरोप लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पे रश्मि शुक्ला ने आज तक काम किया है। कांग्रेस के कई नेताओं के दूसरे पेट टेम रख के उनके फोन टैपिंग करने का काम, इलीगल काम रश्मि शुक्ला ने किया है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने पहली बार अच्छा फैसला किया है और ऐसे टाइप के जो भी अधिकारी महाराष्ट्र में होंगे उनकी भी ट्रांसफर इसी प्रकार से होना चाहिए। इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी खत्म नहीं हुई है। चलिए ठीक है, तो रश्मि शुक्ला को लेकर जवाब दिया। आप कुछ बोलना चाहते हैं फिर अगले मुद्दे? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर 8,500 रुपए राहुल खान ने बोले थे और महाराष्ट्र के अंदर में आदरणीय नितिन राउत ने जो बीज माफी की जो बात की थी। पहले आपने नाम क्या लिया, नाम क्या लिया? राहुल खान। आप पहले राहुल खान। एक सेकेंड, नहीं जो आपको बात बोल, हाँ ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो है वो पार्टी तोड़ने वाला आदमी है, पार्टी तोड़ने वाला आदमी है। उसने एनसीपी को तोड़ा, उसने शिवसेना को तोड़ा, ये तोड़ के ही सरकार बनाते हैं। ये आप भी अपनी खुद की सरकार नहीं बना सकते। ये आप ठीक है, ये पार्टी तोड़ने वाले हैं। ठीक है। अब एक सेकेंड, मेरा अगला मुद्दा, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। मेरा अगला मुद्दा सुनिए ना आप प्लीज, मुझे तो सुनिए। मेरा अगला मुद्दा, विदर्भ में इस बार कौन मजबूत है, महायुति या महाविकास आघाड़ी? एक से जवाब, मैं पहले पीछे आऊंगा, आप बताइए जवाब। सर अगर ये खामोश रहे, बोलिए, आप बोलिए। देखिए सबसे पहली बात, हर पार्टियां यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन के ऊपर में सबके मैंने मुद्दे यहाँ पे सुना, हर सवाल सुना, लेकिन मेरा सवाल है इन सब चारों पार्टियों से, जो यहाँ पे सत्ताधारियों से भी विपक्षों से भी, आर्टिकल 21A में जो संवैधानिक राइट दिया गया है एजुकेशन के ऊपर में, क्या वाकई में एजुकेशन फ्री दिया जा रहा है कि सत्ताधारी को तरफ? ये मुद्दा है, मजबूत कौन है, मैं जवाब लूंगा। मजबूत कौन है, महायुति या महाविकास आघाड़ी? जिस प्रकार लोकसभा में महाराज, बताइए मेरे को, बस जवाब दिए। महायुति, महाविकास आघाड़ी बहुत मजबूत है। महायुति ने वादा खिलाफ। कौन है मजबूत? महाविकास आघाड़ी। कौन है महाविकास आघाड़ी? कौन है महाविकास आघाड़ी? यहाँ भी आऊंगा। कौन है महाविकास आघाड़ी? पीछे जाने दीजिए। कौन है महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। एक करके पीछे जाने दीजिए। इस बार महाविकास आघाड़ी कौन है मजबूत विदर्भ में? महायुति। आप बताइए। पीछे जाने दीजिए मुझे, पीछे नहीं तो वो बोलेंगे भाई पीछे नहीं आ रहे। एक सेकेंड, बताइए कौन है मजबूत इस बार विदर्भ में? देवेंद्र फडणवीस मजबूत है, महायुति, महाविकास आघाड़ी। अरे देखिए साथ बैठे हैं, विचार अलग है। आप बताइए। महाविकास आघाड़ी। विदर्भ मजबूत है, आप बताइए कौन मजबूत? महाविकास आघाड़ी। ऐसा क्यों, आप बताइए, ऐसा क्यों लग रहा? महाविकास आघाड़ी। बताइए ना महाविकास आघाड़ी। क्यों? महाविकास आघाड़ी सबसे अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है, अभी तो विपक्ष में।
ये सारी जितनी राजनीतिक पार्टियां स्टेज पर खड़ी है, ये सारी विदर्भ द्रोही पार्टियां हैं। कौन है विद्रोह? इनकार करो। कौन है? देश जनहित पार्टी जिंदाबाद। महाशक्ति, तीसरी महाशक्ति, जय विदर्भ पार्टी, तीसरी महाशक्ति। अच्छा ठीक है, अभी मैं सबसे सवाल कर लूं, आपको क्या लग रहा है इस बार विदर्भ में कौन मजबूत है, महायुति या महाविकास? महायुति। इन्हें बोले दीजिए ना। वन एंड ओनली देवा भाव। ठीक है, आप बताइए कौन है मजबूत? बताइए कौन है मजबूत? महायुति मजबूत है। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे। महायुति की सरकार बैठेगी, देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जो महाविकास आघाड़ी है, ये पानी का बुलबुला है, पल में फूट जाएगा और महायुति फिर से कमल खिलाएगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना? महायुति मजबूत। क्या बोलना चाहेंगे? मेरे को एक माइक मत छीनिए, एक एक करके बोलिए। विदर्भ के विषय में बोलना चाहता हूँ मैं ये बोलना सुन लेते हैं ना, सुन लेते। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विदर्भ की जो मांग करने वाले लोग हैं, आज हमारे देवेंद्र जी ने विदर्भ का इतना विकास। आप सब लोग बैठ जाइए। बंटी जी आपने सुना, बंटी जी आपने जनता को सुना। मेरा सीधा सवाल था महाविकास या महायुति, सुना, क्या बोलेंगे आप? सारी जनता यह महायुति के साथ में है। आपने ये जो डेवलप बड़ी संख्या में लोग महाविकास का नाम ले रहे थे। थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, आगे मत आइए। आप बोलिए। महायुति के साथ में आप देखिए पीछे वाली जनता। महायुति, ये देखिए, शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए। ये देखिए महायुति देखिए, कहां से? भारतीय जनता पार्टी देखिए। चलिए एक सेकंड, नारेबाजी नहीं, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे। कोई सवाल है? कोई सवाल है आपका? कोई सवाल है? अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान जो भाजपा के भ्रष्टाचार के लिस्ट में थे, उनको कौन से वॉशिंग मशीन में धो के लिया? उसके चक्की पिसिंग का आटा भाजपाइयों को अच्छा लग रहा है क्या? सबके सब चोर भाजपा में शामिल हो गए। ये धोखेबाज महायुति जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये कौन से पार्टी का है पूछो तो। अरे अब जवाब दीजिए ना, आम जनता सवाल पूछ रही है। आम जनता सवाल पूछ रही है, पार्टी की बात क्यों बोलते हैं? उसका रिपोर्ट आया है क्या ये चोरे करके? अरे वो राष्ट्रवादी के अपने अनिल देशमुख 100 करोड़ लेके बैठे, तब क्या हुआ? 100 करोड़ की वसूली, 100 करोड़ की वसूली करने लगे पुलिस ने। तुम चोरी करोगे, सब चोर तुम है, चोर तुम है। पीछे जाइए, आप लोग पीछे जाइए, आप लोग पीछे जाइए। अब आप लोग अगले मुद्दे पर घर में किसने बम रखा? नहीं, ऐसे आप लोग थोड़ा पीछे जाइए। चोरिया तुम करिए, अगले मुद्दे पर जेब कट्टे तुम है। पीछे जाइए ना प्लीज, आप लोग पीछे जाइए प्लीज। और तुम क्या बताएंगे? अब अगला मुद्दा देखिए, जाति की जो काट है, जाति की जो काट है, क्या वो हिंदुत्व काट के जरिए है क्या? अभी हाल ही में, पहले सुन लीजिए फिर मैं आपके पास आऊंगा। अभी हाल ही में मुंबई में भी पोस्टर सामने आए थे जिसमें बटोगे तो कटोगे ये था। तो यानी कि हिंदुत्व कार्ड एक तरह से साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए कि माँ बोधि विहार हेरिटेज है, उसमें जो 1949 का कानून है, तो उसमें 5 ब्राह्मण और 4 भिक्षु रखे हैं। क्या अयोध्या में बाकी के भिक्षु रखेंगे? तो जो 370 कलम रद्द किया, माँ बोधि का भी वो कलम। मेरा सवाल है, जो इस वक्त एक हिंदुत्व कार्ड देखा जा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है बीजेपी पर, जो बटोगे कटोगे पोस्टर नजर आ रहे, क्या बोलेंगे? मैं तो कहना चाहूंगा, उन्होंने नारा देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने कि पढ़ोगे तो कुछ बनोगे। ये कौन सा नारा दे रहे हैं समाज को बांटने का? ये लोग ने तो समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी नारा देती है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी। ठीक है बंटी जी जवाब दीजिए। बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने पहला नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमने नारा दिया था स्वच्छ भारत का, हमने दिया स्वच्छ भारत का नारा, और हम कहते हैं बंजारी साहब आप बताइए ये इसमें क्यों ले रहे? सबका ले ना, बटोगे तो कटोगे। हमने हरियाणा चुनाव में देखा, अब उसके बाद आप देख रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव से पहले। क्या बोलेंगे आप?
आपका सुना ही नहीं जो बटोगे तो कटोगे, आप याद है ना आपको? अरे सर्वे बांटेंगे तो काटेंगे। ये नारा मीडिया का ये मीडिया का नारा है। ये चलेगा? इस देश में धर्म को बांटने के लिए, जातियों को बांटने के लिए जो नारे दिए गए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत रही है कि देश की जनता आपस में अलग अलग कास्ट में बट जाए, जातियों में बट जाए, धर्म पे बट जाए। देखिए महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी ये नारा जो है सुदर्शन टीवी ने दिया हुआ नारा है। काटेंगे तो बटेंगे, ये ख्याल में रखिए। हरियाणा से किसी हालत में नहीं कर सकते। जिस प्रभु रामचंद्र का नाम लेकर देश में सत्ता में आने का, सुनिए ये जो नारा है ना, ये टीवी ने सबसे पहले दिया, बटेंगे तो बटेंगे। ये नारा कोई ना महायुति ने दिया ना किसी ने दिया। समझ रहे और गलत दी, हनुमान का भी नाम लिया, भगवान का नाम लेकर लेकिन भारत को एक रखने के लिए था, बाकी देश अगर अपन बटेंगे तो बाकी देश पे हावी होंगे, ये उसके लिए था। तो ये नारे एक करने के लिए साहू फूले अंबेडकर का महाराष्ट्र है। यहाँ पर धर्म और जाति में कभी भी बंटवारा नहीं हो सकता। कौन कर रहा है बंटवारा? भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति के नाम पे हो रहा है। हम तो एक देश की लड़ाई है, सर्वधर्म संवाद की लड़ाई है। निकालती है तो आवास योजना निकालती है तो धर्म देख के आवास योजना नहीं देती। मेट्रो में आदमी चलता है तो धर्म देख के नहीं चलता। सीमेंट रोड पे धर्म देख के नहीं। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ऐसे पोस्टर के जरिए हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। क्या बोलेंगे आप? कांग्रेस की सरकार अगर होती अभी तक तो हमारा देश अभी तक बिक चुका होता। आप क्या बोलते हैं? नारा है बांटो और राज करो, पहले से दे रहे बांटो और राज करो, यही कांग्रेस की। आप कुछ बोलना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वॉशिंग मशीन है, जिनमें उन्होंने अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल को सिर्फ वॉशिंग करने का काम किया है। इनके घोटाले को पूरा हुआ। आप क्या बोल? मेरा सवाल कांग्रेस सरकार का, कांग्रेस वालों से है कि अभी जब तक कांग्रेस से आपका सवाल है? हाँ, कांग्रेस से ये सवाल है कि जब 2019 में इनकी महाविकास आघाड़ी जब आई थी तो घर में बैठ के सत्ता चलाने से बेहतर है आज महायुति अगर रास्ते पे चल के डेवलपमेंट अगर कर रही है तो इनको ये दिख नहीं रहा है क्या? अभिजीत साहब जवाब दीजिए। ये डेवलपमेंट के नाम बोल से रहे हैं कि महायुति आई अगर सत्ता में तो काम कर रही है। भ्रष्टाचार किया है, करोड़ों अब्जों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। अदानी नाम के उद्योगपति को बंबई की और महाराष्ट्र की कई जमीन फुकट में दे दी थी, कम पैसे में दिया, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाई साहब डेवलपमेंट की बात है तो दूर, जिनको सवाल है किसी से जिनको लाडली बहना का 1500 रुपए भी पेट में दर्द दे रहे हैं और जिनका 80 है 288 सीट का बंटवारा, वो क्या है किसी के विकास की बात करेंगे? जितना विकास नागपुर में दिख रहा है माननीय नितिन जी, माननीय देवेंद्र। लाडली बहना योजना इस बार काम करेगी, चुनाव में फायदा पहुंचाएगी महायुति? पहुंचेगी क्या लाडली बहना योजना में किसी की जान होगी? जवाब दीजिए। देखिए लाडली बहना योजना को लेकर एक नाथ शिंदे ने बोला कि ये योजना जिस तरह से चल रही है चलती रहेगी और बोल रहे हैं जहाँ तक महिलाओं का विषय है महाराष्ट्र में लाडली बहना का एक काम इनको पूछो ना, लाडली बहना कांग्रेस की सरकार आई है, अरे इन्होंने सवाल आया एक आदमी को कोर्ट में भेजा लाडली बहना बंद कर लिया। जहाँ कांग्रेस की सरकार आई है उन्होंने लाडली बहना योजना बंद करने के लिए कर्नाटक में बंद किया, हिमाचल में बंद किया। आदरणीय पवार साहब ने ही इस राज्य के महिलाओं को न्याय देने का काम किया। प्रशांत जी बोलिए। लाडली बहना बंद करने के लिए कांग्रेस वालों ने या महाविकास आघाड़ी के लोगों ने ये कोर्ट में भेजा है। जो गरीब महिला है, जो 1500 रुपए लाड़की खुर्ची रोटी कमाने खा रही है, जो अपने ये सरकार है, ये गाँव में आज वो 1500 रुपए में अपने महाराष्ट्र की इकोनॉमी बढ़ गई है। हमारे मित्र जो बोल रहे थे कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, हमारे मित्र आज विधान परिषद में एक तो भी भ्रष्टाचार का पेपर इन्होंने दिखाया। ठीक है, आपको माइक मत छीनिए प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास। राज्य के गृह मंत्री इस राज्य के सवाल बंटी जी और पवार साहब से है कि महायुति के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि वहाँ जो भी नेता जाता है उस पे हर भ्रष्टाचार साफ हो जाता है। वो हमारे पास में ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसी वॉशिंग मशीन कांग्रेस में है और कांग्रेस में भ्रष्टाचारियों के साथ साथ आतंकवादी की वादियों को और गुंडों को दाऊद को पनाह कांग्रेस में दी जाती है। आपका सवाल है, करोड़ के मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इन्होंने अनिल देशमुख जी पे आरोप लगाया था
मैं इनसे पूछना चाहता हूँ एक भी छगन आरोप भुजबल जी, किसने अनिल पूछा देशमुख एनसीपी साहब पर शांत एक पवार भी जी आरोप से, भारतीय जनता छगन भुजबल पार्टी जी, अभी नवाब तक मलिक जी, साबित अजित नहीं कर पवार, पाई। ये सब भ्रष्टाचारी थे जब तक भारतीय इनके साथ जनता सरकार पार्टी में के नहीं थे। तमाम नेताओं को सरकार में जनता आने से के बाद माफी मांगनी ये चाहिए। साफ सुथरे कैसे हो गए? प्रशांत पवार जी जवाब दीजिए। सुथरे जनता का काम करने के लिए सुन लेते हैं, जवाब दीजिए। आज हमने जनता का, हमारे महाराष्ट्र के जनता का काम करने के लिए हम महायुति में गए। एक बात ख्याल में पीछे आने दीजिए, पीछे आने दीजिए। सवाल क्या? माइक मत पीछे, सवाल पूछिए। सवाल बोलिए सवाल क्या है? सवाल किससे आपका? सवाल ये है कि भाजपा ने सिर्फ छलावा दिया है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा 100 का सिलेंडर 1100 में दिया है, गरीबों के साथ में छलावा 1500 का छलावा देके। बंटी जी महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। सब सुनेंगे तो मैं बोलता हूँ, सभी शांत रहे, सभी सुन शांत लेते हैं ना, आपने महंगाई की बात उठाई है, सुन लेते सभी हैं। शांत रहे। अभी इनका कहना है महंगाई का मुद्दा। अब आप मुझे बताइए कि सुनिए ना, आपके शासन नेता में जवाब दे रहे तो आप सुनते नहीं हैं। मनमोहन सिंह जी के शासन में सिलेंडर कितने रुपए का था? 400 रुपया, अभी 1200 रुपए। 20 वर्ष के बाद 400 रुपया, अभी 1200 20 वर्ष रुपए। के बाद पेट्रोल के क्या दाम थे अभी 20 वर्ष के बाद में भी ये 400 रुपए भारतीय बढ़ेंगे। जनता क्या पार्टी महंगाई की होती सरकार है? महंगाई के आपका कोई मुद्दे सवाल पर है? पूरी तरह से असफल सरकार है। युवा मोर्चा वाले सिर्फ नारेबाजी यहाँ कर सकते आदमी के हैं। विरोधी यहाँ सरकार संविधान है। चौक पे जो देश की आत्मा है बाबा साहब ये महिला अम्बेडकर, विरोधी सरकार ये है। महंगाई, पेट्रोल के क्या दाम है, आज खाने के तेल के क्या दाम है, तुअर दाल के क्या दाम है, 20 वर्ष पगार बढ़े, वेतन बढ़े, महंगाई अपने वेतन चरम बढ़े। पे। मान कर रहा है छलावा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छलावा कर रही, महाराष्ट्र की जनता इनको करारा जवाब देगी। प्रशांत जी जवाब दीजिए। आप तो साथ में है ना, महंगाई की मार, आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, जवाब दीजिए आप। चिंता है हमारे 70 रुपए करोड़ के फाइल। इनका खाता नहीं खुलना है। कौन सी महंगाई है बताओ ना। एनसीपी अजित पवार का खाता खुलना महंगाई नहीं है। महाराष्ट्र में अब तो आप बोल रहे हैं महंगाई नहीं है। चुनाव हारने जाने वाले 400 रुपए का सिलेंडर 400 रुपए में रहेगा। मजीद पवार गुट का खाता नहीं खुलना। वो बोल रहे हैं महंगाई नहीं है, वो बोल रहे हैं महंगाई नहीं है। वो सपने महंगाई वो है। सपने में जी रहे हैं। 20 वर्ष में क्या होगा? उनके सर्वोच्च नेता बारामती से महंगाई चुनाव के लिए हारने जा रहे हैं। सुन लेते हैं, एक-एक करके खाता आने नहीं उतरी खुलने है। जा रहा है। कोई महंगाई नहीं है, ये फालतू जुमलेबाजी है, इनको मालूम हुआ। एनसीपी अजित पवार का आपका विदर्भ में खाता नहीं कोई खुलने जा रहा महंगाई नहीं, है। कोई महंगाई नहीं। पूरी तरह से हारने के कगार पर खड़ी है। डीजल में 61% बढ़ोतरी, उसके बाद में नमक पे 110% बढ़ोतरी हुई महंगाई में। तो ये महंगाई नहीं है, ये बोल रहे हैं महंगाई नहीं है। जनता इनको सबक सिखाएगी। एक जन रास्ते पे नहीं आए महंगाई के लिए। प्रवीण साहब बताइए, बोल रहे हैं महंगाई कोई ऐसा मुद्दा देखिए, नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अजित पवार मुगालते में जी रहे। पूरा देश जानता है कि 2014 के पहले गैस का क्या दाम था, सिलेंडर का क्या दाम था, पेट्रोल के क्या दाम थे, किसानों की कृषि उपज कितने थे, आज कितने। पूरी तरह से सरकार महंगाई आपका बढ़ाने सवाल है, वाली ठीक है, सरकार आपका सवाल एक है। किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार का आम जनता से कोई रास्ता नहीं है। ये पूरी तरह से असफल सरकार है। इनमें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा अभिजीत जी वंजारिन से सवाल है, कांग्रेस वालों से। ऐसी कौन सी मानसिकता है कांग्रेस की कि जहाँ पे भी उनकी सरकार आती है वहाँ महिलाओं को लेके सारी अच्छी नीतियाँ वो बंद कर देती है? ऐसी कौन सी उनकी नीति है? जैसे कर्नाटक में ये लाड़की बहन पे बोल रहे हैं, अभी ये लाड़की बहन पे बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन? जवाब दीजिए, ठीक है, पूछ लिया, जवाब दीजिए। एक मिनट, देवेंद्र फडणवीस इस शहर के गृह मंत्री है, राज्य के गृह मंत्री है। ये महाराष्ट्र के राज्य में हर रोज 7 महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, 7 महिलाओं पे। ये फाइल दाखिल नहीं होती। अच्छा, हीन सरकार है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया कर्नाटक को लेकर, इसके बाद हंगामा है। महाराष्ट्र में बोला जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के वादों पर क्या भरोसा। जो कर्नाटक में हुआ, जो हिमाचल में हुआ, जो तेलंगाना में हुआ, इनके वादों पर क्या भरोसा। ऐसी सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस ने इस देश में लागू की है। संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा आवास योजना, ऐसी अनगिनत योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने लाए। मनरेगा की योजना ये कांग्रेस जितने भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले, प्रशांत पवार, शरद पवार गट वाले, इनसे सबसे पूछो, सबने लाड़के बहन का फॉर्म भरे,
और सबको जेब में पैसे आ चुके हैं और जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। बोल रहे हैं लाडली बहना का फॉर्म भरा है, सबने भरा है, सबके पैसे आ रहे हैं, फिर आप लोग क्यों इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं? देखिए, हमारे पार्टी ने कभी भी ऐसी योजना का विरोध नहीं किया। जहां तक महिला योजना का सवाल है, जब भी महिला आरक्षण का सवाल हो, नौकरी का विषय हो, आदरणीय पवार साहब ने जो भूमिका देश में ली, शायद ही कोई देश के नेता ने चलिए ठीक है, जोश हमारी पार्टी पूरी तरह से बहुत ज्यादा है, जनता में जोश बहुत ज्यादा है। इसी के साथ आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया नागपुर में, और आप जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। और कल एक बार फिर से हम शाम 5 बजे मिलेंगे और वर्धा में हमारी मुलाकात होगी शाम 5 बजे। आप रहिएगा वहां पर। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।